आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का नया पोएम फॉग। वैसे तो ये पोएम बहुत छोटा है, लेकिन इस पोएम में जो मीनिंग है वो बहुत ही, हर लाइन की डीप मीनिंग है। अगर आप नहीं समझेंगे इसको तो फिर आपको क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो टेंशन नहीं लें, हम लोग एक एक करके सारी लाइन्स को डिकोड करेंगे। तो जैसे कि पोएम का नाम है फॉग। फॉग मतलब क्या होता है? कोहरा। तो फर्स्ट लाइन में बोला है द फॉग कम्स। फॉग कम्स का क्या हो गया? फॉग जो है वो आ रहा है। तो ये लाइन का मीनिंग क्या हुआ? इस लाइन में हम लोग को क्या पता चल रहा है इस लाइन से कि जो फॉग है ना वो आ रहा है। तो इसमें क्या चलता है हम लोग को कि फॉग जो है उसका आना एक मिस्ट्रिकल चीज़ है, मतलब क्या, एक मिस्ट्री है। इसलिए हम लोग को ये भी बताता है कि फॉग जो आ रहा है वो किसी से पूछ के नहीं आ रहा है, वो ना ही किसी को बता रहा है, वो बस अपने मर्ज़ी से उसको आना है तो वो आ रहा है। तो ये हम लोग को बताता है नेचर्स पावर। नेचर्स पावर। और ये क्या है? ये अपने मर्ज़ी से आ रहा है, अपने मर्ज़ी से जा रहा है। तो ये हम लोग के बस में नहीं है कि फॉग का आना या जाना। तो ऐसा चीज़ को बोलते हैं इनएविटेबल। फिर क्या है? द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। तो यहाँ पे कंपेयर किसको किया? फॉग को किया कंपेयर कैट से। तो यहाँ पे फॉग को क्या बोल दिया? डायरेक्टली कैट। तो यहाँ पर आपका कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ होगा? मेटाफर। तो मेटाफर मैंने आपको जैसे पिछले पोएम में भी समझाते समय बोला था कि मेटाफर एक ऐसा वर्ड होता है, मतलब मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को डायरेक्टली आप बोले कि वो दूसरी चीज़ है, दूसरा कोई वर्ड से उसको डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे फॉग को डायरेक्टली बोल दिया गया कि वो कैट है, तो यहाँ पर यूज़ हुआ आपका मेटाफर। अब यहाँ पे जो वर्ड है लिटिल, ऑन लिटिल, ये लिटिल वर्ड से क्वेश्चन आया हुआ पहले भी। तो लिटिल वर्ड का बहुत डीप मीनिंग है। लिटिल वर्ड का मतलब क्या हो गया कि जो फॉग है वो बहुत ही, यहाँ पर लिटिल वर्ड बता रहे कि वो फॉग जो है वो बहुत ही सब्टल, काल्म और पीसफुल तरीके से आ रहा है। मतलब फॉग का जो नेचर है वो बहुत ही काल्म है, पीसफुल है और सब्टल है। मतलब वो किसी को भी, जो भी आ रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है कि फॉग कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। बहुत ही काल्म नेचर से आ रहा है। कुछ अगर आप नेचर कंपेयर करें कैट का, तो कैट का भी ऐसे ही होता है। कैट धीरे धीरे आती है, कब आती है पता नहीं चलता। इसके अलावा इस लाइन में ऑन लिटिल कैट फीट, इसमें यूज़ हुआ है इमेजरी। मतलब आप जब इस लाइन को पढ़ोगे तो आपको ऐसा इमेजिन हो रहा होगा कि जो कैट है वो धीरे धीरे चल के आ रही है। मतलब कैट क्या, यहाँ पे फॉग है, तो फॉग जो है वो धीरे धीरे चल के आ रहा है, ऐसा आपको यहाँ पर इमेजिन होगा। तो इस लाइन में यूज़ हुआ है इमेजरी। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है इट सिट्स लुकिंग। यहाँ पे क्या लिखा है? इट सिट्स लुकिंग। मतलब ये इट सिट्स बोले वाला फॉग क्या है? वो बैठा है, बैठ के देख रहा है। तो ये वाला जो वर्ड है ये आपको लगेगा कि ये तो ह्यूमन लाइक बिहेवियर है। कोई भी ह्यूमन होता है वो कहीं बैठ के कुछ देख सकता है। तो वह ये फॉग क्या है? ये तो एक नेचुरल फिनोमिनन है। तो इसको कंपेयर किया जा रहा है ह्यूमन लाइक बिहेवियर से। तो जब भी ऐसा कोई चीज़ होता है कि कोई भी नेचुरल फिनोमिनन या कोई भी एनिमल, कोई भी चीज़ को हम लोग ह्यूमन लाइक बिहेवियर से कंपेयर कर देते हैं, तो वहाँ पर यूज़ होता है पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पर लिखा है इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी। इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी। तो ये क्या है? ये जो फॉग है ये क्या कर रहा है? बैठ के कहाँ देख रहा है? हार्बर और सिटी में। पूरा हार्बर और पूरा सिटी में बैठ के देख रहा है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि सिटी और हार्बर ये दो चीज़ तो बहुत ही वास्ट चीज़ है। तो ये बता रहा है कि फॉग जो है ना उसका वास्टनेस बता रहा है कि फॉग कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो वर्ड यूज़ हुआ है, हार्बर और सिटी। तो हार्बर जो है वो आपका नेचुरल है और सिटी जो है वो आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या है? दोनों वर्ड को यूज़ किया है, हार्बर और सिटी। तो ये दोनों क्या बता रहा है आपका कि फॉग जो है ना वो इससे भी ज़्यादा वास्ट है। वो मतलब नेचर और आपका क्या बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है वो दोनों को कंट्रोल कर सकता है। फॉग इतना वास्ट है, इस लाइन में ये बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो फॉग है वो कैसे करके बैठा है? साइलेंटली बैठा है, एकदम शांति से। और वो कैसे बैठा है? हंच करके। हंच जो होता है, जैसे आप इसमें सेकंड लाइन देखो तो किससे कंपेयर किया गया? कैट से।
तो कैट का जो बैठने का तरीका होता है उसको बोलते हैं हंच। जैसे आप यहाँ पे नीचे में देखो तो यहाँ पे लिखा है सिटिंग विथ नीज बेंट। तो जब कैट जैसे बैठती है अपना नी बेंट करके जैसे बैठती है उसको बोलते हैं हंच। तो वैसे करके यहाँ पर फॉग भी जो है वो बैठा हुआ है। एंड लास्ट लाइन में लिखा है एंड देन मूव्स ऑन। तो एंड देन मूव्स ऑन मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे बैठा था अभी साइलेंटली हंच करके, उसके बाद ये मूव ऑन कर गया डायरेक्ट साइलेंटली, किसी को बिना कुछ बताए, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन और डिस्टर्बेंस, बिना कोई डिस्टर्बेंस किए, बिना किसी को कुछ बताए ये क्या किया, फॉग मूव ऑन कर गया। और कैसे मूव कर लिया, जस्ट लाइक कैट क्वाइटली अननोटिस्ड। कैट की तरह क्वाइटली बिना किसी को पता चले वो मूव कर गया, अननोटिस्ड होके वो मूव कर गया। तो अगर आप इस पोएम में देखोगे तो हम लोग को बेसिकली फॉग की 3 चीज़ें बताई हुई है। पहले 2 लाइन में तो फॉग आ रहा है और फिर उसके दूसरे 2 लाइन में वो क्या किया, बैठा है। बैठा है मतलब लिंगर कर रहा है वो। पहले तो वो आ रहा है, अराइव कर रहा है बिना किसी को पता चले, फिर वो वहाँ पर बैठता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद लास्ट में क्या करता है, वो साइलेंटली चला जाता है वहाँ से बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी को कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो 3 चीज़ों के बारे में पता चलता है, पहले फॉग आता है, फिर थोड़ी देर बैठता है, फिर उसके बाद फॉग चला जाता है। तो ये भी एक बार पूछा जा चुका है कि ये जो पोएम है इसका थीम क्या है। तो इसका मेन थीम क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं, नेचर के पावर को, कि नेचर का पावर कितना ज़्यादा है उसकी। जैसे हम लोग ने यहाँ पर देखा कि उसकी वास्टनेस कितनी ज़्यादा है, वो बैठा हुआ है और पूरे हार्बर और पूरा सिटी को वो कवर कर रहा है। तो उसकी वास्टनेस कितनी ज़्यादा है, नेचर का पावर कितना ज़्यादा है कि उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, कब उसे आना है, कब उसे बैठना है और कब उसको जाना है, उसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट थीम क्या है, ट्रांजिएंस। ट्रांजिएंस मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे बताया कि नेचर पहले तो फॉग आपका आया, फिर वो बैठा, फिर उसके बाद वो चला गया। तो ट्रांजिएंस मतलब क्या होता है, टेम्पोररीनेस। टेम्पोररीनेस जैसे ह्यूमन की लाइफ में भी होती है। ह्यूमन लोग आते हैं, पैदा होते हैं, अपने लाइफ जीते हैं, फिर एक दिन क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो उसी टाइप से जो आपका फॉग है वो आता है, वो बैठता है और फिर उसके बाद वो मूव ऑन कर जाता है बिना किसी को पता चले, बिना कोई डिस्टर्बेंस फैलाए। तो ये भी उसके क्या, ट्रांजिएंस को बता रहा है। और फिर लास्ट है आपका साइलेंस एंड स्टिलनेस। तो फॉग जितनी देर में भी जो भी ये सब चीज़ें कर रहा है, वो आ रहा है, बैठ रहा है, जा रहा है, ये वो बहुत ही साइलेंटली कर रहा है। और इससे हम लोग क्या पता चल रही है, नेचर की स्टिलनेस, कि नेचर कितना स्टिल है। तो इस पोएम की जो लिटरेरी डिवाइसेस है जितनी भी, वो तो मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन करते करते ही बता दिया, मेटाफर, इमेजरी और आपका यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। ये इसका मेन है 3 ठो इसके लिटरेरी डिवाइसेस। और उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आप पूरे पोएम में देख रहे हैं तो आपको कोई भी रिदम स्कीम नहीं दिख रही है, सारे वर्ड्स जो है आपके सब डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी रिदम स्कीम नहीं है। तो ऐसा कोई भी पोएम होता है जिसमें कोई भी रिदम स्कीम नहीं होती तो वो लिखा जाता है फ्री वर्ड्स में। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप अगर यहाँ पर देखोगे एनसीईआरटी में, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि ये जो पोएम है इसमें रिदम स्कीम है कि नहीं, और अगर ये फ्री वर्ड्स में तो इसको फ्री वर्ड्स क्यों बोला गया है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है बैक में और ये आ भी चुका है, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने रिदम स्कीम को यूज़ नहीं करके उन्होंने डायरेक्ट जो पोएम है हमारा उसको फ्री वर्ड्स में लिखा है, मतलब पुराने ज़माने की तरह लिखा है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि जो नेचर है वो कितना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और कितना अनस्ट्रक्चरल है। जैसे यहाँ पर वो इतना जो विदाउट रिदम स्कीम यूज़ करे, तो उससे वो बताना चाहते हैं अनस्ट्रक्चरल मूवमेंट ऑफ फॉग, कि फॉग जो है उसके आने जाने का कोई एक डायरेक्ट पैटर्न नहीं है, वो कभी भी कैसे भी आ सकता है, वो उसकी जब मर्ज़ी वो बैठ सकता है और उसकी जब मर्ज़ी वो जा सकता है। तो इसलिए हम लोग फॉग के आने जाने के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते। तो उसका ये क्या दर्शाता है, अनस्ट्रक्चरल मूवमेंट ऑफ फॉग। ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। तो इस छोटे से पोएम से जो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है, इतना ही चीज़ें काफ़ी है, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं आएगा। तो आप इसको ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, सब बातें जो मैंने एक एक करके बोली है। और क्वेश्चंस भी आप इसी टाइप से, जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ना, इसको आप
इसी टाइप से लर्न करिए, ताकि क्या है कि आप इसको जब आंसर्स लिखोगे एग्ज़ाम में तो आप इस वर्ड्स को एज अ की वर्ड यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो ये आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने में आपका बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।